नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के निकाय चुनाव में मिली जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के विजन से जोड़ते हुए कहा है, इन चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जनादेश मिला। फडणवीस ने बताया कि इन नतीजों से ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद भरोसा करती है। महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीला महाविजय मिळालेला आहे आणि एक प्रकारे सगळे रेकॉर्ड हे आपण त्या ठिकाणी तोडलेले आहेत। 29 पैकी 25 महानगरपालिकांमध्ये भाजप किंवा महायुतीची सत्ता ही त्या ठिकाणी येते आहे आणि विशेषतः सगळ्यांचं लक्ष लागलेल्या मुंबई महानगरपालिकेमध्येही जरी आता काउंटिंगला उशीर होतोय, अजून काउंटिंग बाकी आहे, तरी जे काही ट्रेंड्स आहेत आणि जी वाटचाल चालली आहे त्याप्रमाणे निश्चितपणे पूर्ण बहुमत हे आपल्या महायुतीलाच या ठिकाणी मिळणार आहे आणि मुंबईच्या महानगरपालिकेवरही महायुतीचा झेंडा फडकेल यात आपल्या मनामध्ये कुठली शंका नाही। खरं म्हणजे जसं आता अध्यक्षांनी सांगितलं की आपण या निवडणुकीमध्ये विकासाचा अजेंडा घेऊन गेलो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या आशीर्वादाने त्यांनी जो विकासाचा अजेंडा दिलेला आहे तोच अजेंडा घेऊन आपण जनतेमध्ये गेलो होतो आणि या विकासाच्या अजेंड्याला जनतेने भरभरून त्या ठिकाणी प्रतिसाद दिलेला आहे हे सांगताना मला मनापासून आनंद होतोय। आणि ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या महानगरपालिकांमध्ये रेकॉर्ड ब्रेक अशा पद्धतीचं मॅन्डेट आहे, या मॅन्डेटने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की लोकांना विकास हवा आहे, लोकांना प्रामाणिकता हवी आहे आणि म्हणून लोकांनी आपल्याला या ठिकाणी निवडून दिलेलं आहे। आणि आज एक गोष्ट अजून या निकालाने स्पष्ट केलेली आहे, महाराष्ट्राचा विश्वास हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींवरच आहे हे देखील या निकालाने स्पष्ट केलेलं आहे। आणि म्हणून आज खऱ्या अर्थानं या निकालाच्या निमित्ताने हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचंही मी स्मरण करतो, कारण त्यांचाही आशीर्वाद हा आपल्या महायुतीच्याच पाठीशी होता आणि म्हणून हा विजय आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे। आणि आज खरं म्हणजे लांब लचक भाषण करण्याची आवश्यकता नाहीये, पण एक गोष्ट निश्चित आहे की ज्या मुद्द्यांवर आपण ही निवडणूक लढलो त्या मुद्द्यांना लोकांनी प्रतिसाद दिलाय आणि पुढेही आमचा अजेंडा हा विकासच असणार आहे। एकेका शहराला त्या ठिकाणी परिवर्तित करून तिथे राहणारा जो गरीब माणूस आहे, मध्यमवर्गीय आहे, या प्रत्येकाच्या जीवनात एक मोठं परिवर्तन आणण्याकरता या विजयाला आम्ही समर्पित करणार आहोत। आणि हे सगळं करत असताना निश्चितपणे ही गोष्ट सांगितली पाहिजे की शेवटी आमचा जो कार्याचा आत्मा आहे। इधर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस की पदयात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने बहुत खाया पिया, अब पदयात्रा में वही खाया हुआ पचा रही है। CGMSC घोटाले पर उन्होंने कहा कि ईडी को जांच करनी चाहिए और विभाग पूरी तरह सहयोग कर रहा है। जनता के पैसों को हड़पने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रैली निकाल रहे चंदपुरी से विधानसभा तक, जो है पुराने विधानसभा तक चौक तक जो रैली निकाल रहे हैं। देखिए, 5 साल तक कांग्रेस वाले खूब खाए पिए हैं, कुछ चलकर उनको पचाने दीजिए, वो पचा रहे हैं। निश्चित रूप से ईडी को पूछताछ करना चाहिए और लगातार विभाग सहयोग भी कर रहा है। कोई भी जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा खाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राजस्थान की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष निहाल चंद मेघवाल का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समारोह को संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक समरसता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मैं मेरी तरफ से प्रदेश नेतृत्व को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जो काम सौंपा है
अनुसूचित जाति मोर्चे के रूप में मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। मैं अनुसूचित जाति के पूरे मोर्चे को साथ लेके उनकी कसौटी पे खरा उतरूंगा और मैं ये भी उनको विश्वास दिलाऊंगा कि राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की भिन्न भिन्न योजनाएं हैं, उनको गांव के अंतिम छोर पे ले जाने का मैं काम करूंगा। राजस्थान में 5364 बूथ पे हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा काम करेगा। राजस्थान में अगले आने वाले समय में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसा मैं उनको विश्वास दूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। उनका राजस्थान सरकार का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो उन्होंने चुनाव में वायदा किया था वो सारे के सारे पूरा करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे और मैं दिन रात मेहनत करके राजस्थान में पार्टी एक बार और सत्ता में। इधर जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित बीबीजी रामजी जनजागरण अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान अरुण सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा, कांग्रेस देश में भ्रम फैला रही है और भाजपा के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे इसका खंडन करें और जनजागरण अभियान को उत्सव के रूप में गांव-गांव तक पहुंचाएं। उन्होंने पीएम मोदी द्वारा मनरेगा में लाए गए बदलावों और रोजगार बढ़ने की योजनाओं पर भी विस्तार से जानकारी साझा की। पत्रकार भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। अभी बीएमसी के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और महाराष्ट्र कारपोरेशन के अन्य क्षेत्र के भी नतीजे आ रहे हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी व एनडीए गठबंधन को एक तरफा विजय हासिल हो रही है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास केंद्रित एजेंडा है, विकास केंद्रित काम है और सकारात्मक राजनीति का ही नतीजा है कि इस प्रकार के जो हमारे सामने रिजल्ट आ रहे हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है क्योंकि कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति करती है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस लगातार हार रही है। नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी है, नीति उनके पास है नहीं, इसलिए जनता बार बार रिजेक्ट कर रही है। देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, एनडीए के सभी साथियों को हार्दिक बधाई भी देते हैं, अभिनंदन भी करते हैं और यह जीत का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। आप सबने देखा, पहले हरियाणा में भाजपा जीती, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, फिर बिहार, एक तरफा जीत। यह सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे भरोसा और विश्वास का ही नतीजा है कि ऐसा रिजल्ट आ रहा है और देश की जनता पूरा विश्वास व्यक्त कर रही है। मित्रों, उसी क्रम में देखें तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह विकसित भारत जी राम जी का कानून बनाया गया और इस कानून बनाने के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गांव का सर्वांगीण विकास हो, प्रत्येक गांव में कोई ठोस काम हो, गांव की अपेक्षा के अनुरूप गांव में हो काम हो और एक तरीके से कांग्रेस की मनरेगा बचाओ पदयात्रा की शुरुआत हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में निकली इस पदयात्रा में छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इस पदयात्रा में मौजूद रहे। मोहाली के जुझार नगर में मुफ्त मेडिकल और डेंटल जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। ये शिविर स्थानीय सरपंच इकबाल सिंह के विशेष प्रयासों से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके घर के नजदीक बेहतर और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इस शिविर की सबसे खास बात पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष सनी सिंह अहलुवालिया की सक्रिय भागीदारी रही। कैंप में अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने सेवाएं दी। करीब 500 से 600 मरीजों ने पंजीकरण कराकर अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। इसके बाद उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। सनी भाजी, आज जो मुफ्त कैंप लाया गया है उसके बारे थोड़ा जिहा दसो। देखो, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੀ ਇਲਾਜ, ਬੀਪੀ ਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੰਦ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਬਲਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ भी लोगों को। हिमाचल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने कहा, भारत में IICDEM 2026 का आयोजन चुनाव प्रबंधन और लोकतंत्र में देश की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 21 से 23 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। Namaskar. It is a matter of great pride for India to have assumed the chairpersonship of the Council of Member States for the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, a body which has 35 democratic countries all over the globe as members. This significant responsibility reflects the global community's confidence in India's democratic values, institutional strength, and electoral integrity. India's chairship is being led by the Honorable Chief Election Commissioner of India and is supported by the India International Institute for Democracy and Election Management. In this important context, the Election Commission of India, through IIIDEM, is hosting the India International Conference on Democracy and Election Management, IICDEM 2026, from 21st to 23rd January at the iconic Bharat Mandapam in New Delhi. This 3-day international conference marks a historical milestone in global cooperation on democracy and election management. IICDEM 2026 is the largest global conference of its kind hosted by India in the field of elections and democracy. It will bring together nearly 100 international delegates from all across the world, representing election management bodies, participants from international organizations, foreign missions, and leading academic and professional institutions. The conference carries forward the visionary agenda articulated by the Chief Election Commissioner of India, Shri Gyanesh Kumar, upon India's assumption of International IDA chairship, anchored in the powerful theme, Democracy for an Inclusive, Peaceful, Resilient, and Sustainable World. Through this platform, IICDEM 2026
अंबाला उपायुक्त कार्यालय में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम ने रूटीन सुरक्षा जांच की। कार्यालय, रिकॉर्ड रूम और उपायुक्त की गाड़ी की स्क्रीनिंग की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कोई धमकी नहीं थी और ये नियमित जांच का हिस्सा है। ये हमारी रूटीन चेकिंग है। बम डिस्पोजल टीम हमारी कंप्लीट, इन्होंने डीसी ऑफिस की चेकिंग की है। क्या कुछ मिला है? नहीं, कुछ नहीं, अभी कोई संदिग्ध चीज़ ऐसी नहीं मिली। कोई किसी भी तरह की थ्रेट? नो, अभी तो इस बारे तो अफसरों से बात करें। हमारी ये रूटीन चेकिंग है। गुरुग्राम पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट ने ऑनलाइन कैसीनो और स्टॉक ट्रेडिंग नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दुबई से संचालित इस साइबर फ्रॉड रैकेट में शामिल 9 आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और दर्जनों एटीएम कार्ड बरामद किए गए। देखिए, एक व्यक्ति ने शिकायत दी साइबर पुलिस स्टेशन वेस्ट के अंदर कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे प्रलोभन देकर उसके साथ में ठगी हुई है। जिस संबंध में साइबर पुलिस स्टेशन वेस्ट की टीम ने आगामी कार्रवाई करते हुए उसमें 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जो कि आरोपी 7 जो हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं और उनमें 2 आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये सभी आरोपी हैं वो करीबन 21 से 24 वर्ष की उम्र के हैं और इनसे जो है वो 13 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 1 टेबलेट और 37 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपियों की पूछताछ में यह सामने आया कि ये आरोपी 30% जो कमीशन का आता था वो अपने पास रखते थे और 70% जो ठगी की कमाई करते थे उसमें से 70% ये दुबई में बेचते थे। इनमें एक आरोपी अनिल वैरागी है जो कि एक किराए का मकान लेकर राजस्थान में रह रहा था और उनसे जो अन्य संलिप्त आरोपी हैं उनके साथ में कॉल्स वगैरह करवाने और एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए जो बैंक खाते वगैरह प्रोवाइड करवाने और कॉल्स ऑनलाइन लेने के लिए अन्य आरोपियों को साथ में कार्य कर रहा था। अभी अभियोग के अंदर इन 9 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और जो भी अभियोग में संलिप्त अन्य आरोपी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या प्रलोभन देते हैं इन्वेस्टमेंट? देखिए, ये इसको पैसे अधिक कमाने के लिए, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए और पैसे कमाने के लिए लालच देते थे। उसके बाद में ये उनसे बैंक खाते वगैरह ले लेते थे और उनसे बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। लोगों को शिकार बनाने के लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था इन्होंने? व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजते थे, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेजने। इधर मेरठ में सोनू हत्याकांड को लेकर सियासत तेज है। कश्यप समाज के सैकड़ों लोग कमिश्नरी पार्क में जुटे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने युवक को जिंदा जलाने का आरोप लगाते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। हालत को देखते हुए आरएएफ और कई थानों की पुलिस तैनात की गई। वहीं 6 युवकों को हिरासत में लेकर बाद में छोड़ दिया गया। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम सुनीता कश्यप है। मैं शामली विधानसभा से हूँ और मैं भाई सोनू कश्यप के इंसाफ के लिए यहाँ पहुँची हूँ और मेरा शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि भाई सोनू कश्यप को इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले, क्योंकि ये सरकार जो ये कहती थी अब हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है, रामराज आने वाला है और बंगाल का में जो हादसे हुए उनकी निंदा करने वाले ये लोग आज देश के अंदर ही बंगाल पैदा हो गया है। अगर किसी 24 साल के लड़के को जिंदा जला के मार दिया जाए और शासन प्रशासन सुस्त रहे, उस पर कोई कार्रवाई ना करे, सीबीआई जांच ना हो, तो फिर हमारे देश की हालत क्या होने वाली है। हमारी मांग ये है कि भाई सोनू कश्यप को इंसाफ मिले, सीबीआई जांच हो और 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को मिले, सरकारी नौकरी मिले। ये मैं सुनीता कश्यप इस चीज़ की मांग करती हूँ, मेरा समाज इस चीज़ की मांग करता है और उस परिवार को पुलिस सिक्योरिटी भी मिले ताकि उसके साथ कोई ऐसा हादसा ना हो और सरकार एक ऐसा कानून भी लाए किसी के साथ ऐसा हादसा इस देश के अंदर ना हो, किसी का भाई, किसी का बेटा जिंदा जला के ना मारा जाए। बस मेरा शासन और प्रशासन से, हाँ जी, पुलिस द्वारा हमें रोका गया था, यहाँ तक आने नहीं दिया जा रहा था और उन्होंने कहा अगर आप लोग वहाँ तक पहुँचोगे तो हम आप लोगों के पे एक्शन लेने के लिए तैयार है। हमने बोला भैया आप एक्शन लो चाहे मत लो, हम सोनू कश्यप को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में आ चुके हैं। जब तक भाई सोनू कश्यप को इंसाफ नहीं मिल जाएगा उसके हत्या।
इधर गुरुग्राम पुलिस ने दोस्ती के नाम पर दगा देने वाले एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। चंद रुपयों के लेन देन को लेकर आरोपी सतीश तिवारी ने अपने ही दोस्त फैजल की शराब पिलाकर हत्या कर दी थी। दोनों रैपिडो कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। पुलिस ने आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 8 जनवरी को हमें एक डेड बॉडी मिली थी, ब्लाइंड मर्डर था। ये झाड़ियों में सेक्टर 37 में झाड़ियों में डेड बॉडी पड़ी हुई मिली थी, जिसके बारे में हमने पहले मृतक का पता लगाया। मृतक का पता लगाने के बाद में मृतक के परिवार वालों ने मरने वाले की पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ आरोप लगाए। जांच जब हमने की, मामले का अनुसंधान किया, तो कुछ और ही मामला निकल के सामने आया। इसमें जो मरने वाला फैजल है, उसका एक दोस्त था सतीश तिवारी और मरने वाला जो फैजल है लगभग 1.5 महीने से एक दूसरे को जानते थे, साथ में शराब पीते थे और कुछ पैसे का लेन देन हुआ था। पैसे के लेन देन था, वो एक मुख्य वजह थी मर्डर करने की। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी मिला है? क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है अभी। और ये जो पैसे का लेन देन था, रैपिडो के पैकेट्स को लेकर के तो झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, वैसे पर्सनली उधार के लेन में था। दूसरा मरने वाला जो है वो आरोपी को लोन कराने के लिए उसको बात कर रहा था कि मैं तेरा लोन करा दूंगा। अच्छा, तो कितना पैसा क्या मैटर है? हमारी जानकारी में अभी तक 12 से 15 हजार रुपए का ये मामला सामने आया है। क्या इस मामले में कोई और भी इन्वॉल्व है? अभी तक की तफ्तीश में अभी किसी अन्य के खिलाफ एविडेंस हमारे पास नहीं आए हैं। किस चीज से हत्या की गई थी? हत्या पहले इसका गला दबाया गया था। गला दबाने के बाद में शेविंग ब्लेड जो होता है उससे उसका गला काटा गया था। इसके हाथ पैर बंधे हुए भी थे, किस तरह से इसने बांधे थे, कहाँ से सामान? मौके पे जो कचरा पड़ा होता है डंपिंग में, एक यूज टेप पड़ी हुई थी, टेप का रोल पड़ा हुआ था, उससे इसके पैर बांधे गए थे। एक प्लास्टिक की रस्सी थी, उससे इसके हाथ बांधे गए थे। ये क्या? इधर बीजेपुर में नक्सलियों ने सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर आत्मसमर्पण किया। डीवीसीएम सहित 52 मुआवजे हथियार डालकर शांति की राह पर लौटे। कुल 1.41 करोड़ रुपए के इनामी नक्सलियों में 21 महिलाएं और 31 पुरुष शामिल हैं। पुनर्वास नीति के तहत उन्हें नगद प्रशिक्षण और भूमि जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। शुभारंभ की सबसे पहले 15 दिनों में एक बड़ी खुशी की बात है कि आज बीजापुर जिले में बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ और बाकी जितने भी सुरक्षा बल हैं उनके सामूहिक प्रयासों से 52 जो माओवादी हैं वो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आज पुनर्वासित हो रहे हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि जितने भी जो बड़े कैडर के हैं, जो आर्म्ड कैडर हैं, वो अब हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ में ही जो नेशनल पार्क एरिया, जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया माना जाता था, उसमें 7 जो आरपीसी हैं, जो जनताना सरकार के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सरेंडर किया है साथ में। तो इस प्रकार कुल 1 करोड़ 45 लाख के इनामी नक्सली आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष में आत्मसमर्पण किया है। सरकार की जो योजनाएं चल रही है, नियत नार योजना और जो हमारे एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चल रहे हैं, उसके फलस्वरूप जो सभी जो बल हैं यहाँ जो काम कर रही हैं, जिसमें जिला बल, डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ और अलग अलग एजेंसीज हैं जो लगातार यहाँ इस एरिया में काम कर रही हैं, उनके पूरे योगदान से आज ये सफलता हम लोग को मिली है। और मेरी बाकी जो जितने लोग जो अभी संगठन में काम कर रहे हैं, उनसे यही अपील है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो भी आएँ और मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाएं। और इधर गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 43 ने आईफोन के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह का एक सदस्य मोहम्मद गालिब रजा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नेपाल और भारत में लोगों को सस्ते दाम पर मोबाइल देने का झांसा देकर ठगी किया करता था। पुलिस अब उसके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। देखिए, थाना सुशांत लोक में एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दी कि उसको एक आईफोन सस्ते में दिलवाने के नाम पे उसके साथ में ठगी हुई है, जिसमें आगामी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 43 ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है, जो कि बिहार का रहने वाला है और जिसकी पहचान है मोहम्मद गालिब के रूप में हुई है। आरोपियों की पूछताछ के दौरान ये सामने आया है कि वो सस्ते आईफोन दिलवाने के नाम पे और लोगों से जब होटल वगैरह बुक करवाते हैं, उसके बाद में उससे पैसे वगैरह और उनसे जो भी सामान वगैरह वो लेके भाग जाते हैं। अभी इसमें अभियोग के अंदर एक ही आरोपी को अरेस्ट किया है। जो भी संलिप्त आरोपी इसमें पाए जाएंगे, उसके नियमानुसार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित कहाँ का रहने वाला है? पीड़ित बेसिकली नेपाल का रहने वाला है और नेपाल में ही इस जो आरोपियों से उनकी मुलाकात हुई थी
उसके बाद में उसको झांसा दिया गया कि आपको भारत के अंदर सस्ता आईफोन दिलवाया जाएगा। जो शिकायत करता है वो नेपाल से भारत में आया और उसको सस्ते आईफोन दिलवाने के लिए एक होटल बुक किया गया। होटल में बुकिंग के दौरान वो व्यक्ति बाथरूम के अंदर गया और पीछे से आरोपियों ने उसका फोन और उसके बैग वगैरह चोरी कर ली, जिस संबंध में शिकायतकर्ता ने ये सुशांत लोक थाने के अंदर शिकायत दी और सुशांत लोक थाने के अंदर संबंधित धाराओं के अकॉर्डिंग केस रजिस्टर्ड किया गया और उसमें एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। केस जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो भी संलिप्त आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा जल्दी। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है केस और उसमें एक ही आरोपी को अरेस्ट किया गया, पूछताछ की जा रही है और जो भी डिटेल आएगी वो आपको फर्दर आपके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पे अक्सर लोगों को सस्ते फोन या आईफोन देने का प्रलोभन देते हैं, तो ऐसे में क्या अपील करेंगे आप? देखिए, गुड़गांव पुलिस पहले ही नागरिकों को पहले ही इन्फॉर्म किया जा चुका है कि जो भी चीज़ सस्ती या प्रलोभन के रूप में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे या किसी प्रकार के आपको लालच देकर जो भी सोशल मीडिया पर जो फ्रॉड या ठगी का कार्य कर रहे हैं लोग, उनके झांसे में ना आए। आप अगर इस प्रकार के किसी भी लालच में ना आकर अगर आपके साथ राज्य में खरीफ 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितताओं के चलते 38 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। 31 निलंबित, 3 पर एफआईआर, 1 की सेवा समाप्त और कुछ को कार्य से पृथक किया गया। कार्रवाई 12 जिलों में हुई है, जिसमें भौतिक सत्यापन, फर्जी खरीदी, अवैध वसूली और अन्य अनियमितताएं शामिल हैं। रायपुर की कुख्यात गांजा तस्कर रवि साहू को एनडीपीएस कोर्ट ने 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है। वे और उसके 6 साथियों पर 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उन्हें 4 फरवरी 2025 को रंगी हाथों गिरफ्तार किया था। अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया और जुर्माने सहित 10 साल की सजा सुनाई गई। इधर मेरठ के सरदना क्षेत्र में रोहित उर्फ सोनू उर्फ रोनू हत्याकांड के विरोध में मेरठ कमिश्नरी चौराहे पर बड़े प्रदर्शन की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चौराहे पर भारी पुलिस बल और आरएएफ तैनात की गई है। प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। कपसार और ज्वालागढ़ हत्याकांड के बाद जिले में धारा 163 BNS लागू किया गया है। रायपुर के आरंगपारा गांव के पास मुंबई हावड़ा नेशनल हाईवे 53 पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में पिता मंगलू और उनका 6 साल का बेटा भी शामिल है। तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हाईवा जब्त कर ली है। आरोपी की तलाश जारी है। धौलपुर की निहालगंज में कचरे के ढेर में 9 माह का नवजात शिशु मिला है। पुलिस ने उसे सुरक्षित जिला हॉस्पिटल में रखा और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह लगातार दूसरी घटना है जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रशासन सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों की जांच कर रही है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।